नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज के इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 2025 में जिसका पेपर अभी होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में पूरे 100 प्रश्न रहेंगे आपके भारतीय संविधान के यानी इंडियन पॉलिटी के। ये PYQ और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिनका भी पेपर अभी आरआरबी एनटीपीसी का है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल हो या ग्रेजुएट लेवल का हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेलवे के ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा ये, तो आपको कंप्लीट देख लेना है। पिछले 2016 से अब तक जो पेपर हुआ है साथियों, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको मैंने इस क्लास में आज शामिल किया है, तो आपको आज की ये क्लास कंप्लीट देख लेना है। चलिए तो बिना देरी किए ये क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की संसदीय सीट की संख्या क्या है राज्यसभा की। यानी आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यसभा के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जो सीटें होंगी वो भी अधिक होंगी। याद रखना, उत्तर प्रदेश की संसदीय सीट जो है राज्यसभा के लिए वो है 31, सबसे अधिक है भारत के सभी राज्यों में से। 31 सीटें आरक्षित हैं राज्यसभा की उत्तर प्रदेश से, याद रखना। यहीं पर आपको यह भी याद रखना है कि देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं, तो 80 सीटें आरक्षित हैं और विधानसभा के लिए 403 सीटें हैं, यह भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मूल लोकसभा वाद विवाद किस भाषा में मुद्रित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। मूल लोकसभा वाद विवाद जो है वो किस भाषा में मुद्रित हैं, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आसानी से याद रख लोगे कि मूल लोकसभा वाद विवाद जो होता है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में मुद्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे या फिर पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, याद रखिएगा, मोरारजी देसाई। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है। यानी प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो भारत में मतदान करने की जो न्यूनतम आयु है वो क्या है, तो साथियों 18 वर्ष है ना अभी, याद रखिए। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, 18 वर्ष। पहले 21 वर्ष हुआ करता था, लेकिन इसको 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया है। यानी वर्तमान में जो वोट देने की आयु है, न्यूनतम आयु, वो है 18 वर्ष। याद रखना, अधिकतम कोई भी आयु सीमा नहीं है। लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है, तो देखिए, लोकसभा की जो निश्चित सदस्य संख्या है वो है साथियों 545। वर्तमान समय की बात करें तो लोकसभा में जो सदस्य संख्या है वो है 543 और लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो है 552। ये भी आप याद रखना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित अधिकार संविधान प्रदान नहीं करता है। यानी इनमें से कौन सा अधिकार है जो संविधान प्रदान नहीं करता है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है समान आवास का अधिकार। यार यही तो गलत हो गया ना, समान आवास का अधिकार ये संसद प्रदान नहीं करता है, यानी इसका आंसर आपका यही होगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी देख लेते हैं। देखिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का पालन करने का अधिकार, ये सभी संविधान प्रदान करता है, लेकिन समान आवास का अधिकार ये संविधान प्रदान नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल निम्नलिखित में से किस मामले में घोषित किया गया है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का जो मूल है वो निम्नलिखित में से किस मामले में घोषित किया गया है, तो साथियों करेक्ट आएगा केशवानंद भारती मामला में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती मामला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। साथियों आपको बता दें, जो क्वेश्चंस आपको नहीं पता है, जो आप पहली बार सुनोगे आज, आप प्लीज़ मेरी बात मानना, आप उन क्वेश्चनों को नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार कब अधिनियमित हुआ था। तो भारत में सूचना का जो अधिकार है ये कब अधिनियमित हुआ था, तो राइट आएगा 15 जून 2005 को। केवल 2005, आपको ये माइंड में रखना काफ़ी नहीं है, आपको डेट भी याद रखना है, क्योंकि पिछली बार देखा गया एनटीपीसी में ना डेट भी पूछा गया है। तो भारत में सूचना का जो अधिकार है ये कब अधिनियमित हुआ था, तो 15 जून 2005 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। इनमें से
किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था? अब देखिए, संपत्ति का अधिकार जो है पहले मूल अधिकार था, इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हटा दिया गया था। और वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है ये वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का क में वर्णित है, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी रीट केवल लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रीट है या याचिका है जो केवल लोक प्राधिकारी के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है? तो याद रखिएगा, परमादेश। देखिए, ये जो परमादेश रीट होता है, याचिका होता है, ये केवल लोक प्राधिकारी के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको आप ध्यान से। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? तो आप बोलोगे सर 5 प्रकार की। आज के बाद कभी भी नहीं बोलना। सर्वोच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है वो कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की। सर्वोच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है, आर्टिकल 32 में। यह भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है? तो अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान अनुच्छेद 29 में किया गया है, आर्टिकल 29 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आएगा, आर्टिकल 29। देखिए, इनमें से किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा बल कर्मियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है? तो इनमें से वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत सुरक्षा बल कर्मियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 33। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। ये ज़्यादा आप पढ़ते नहीं है लेकिन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या करें। देखो, इनमें से किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा बल कर्मियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है? तो अनुच्छेद 33 याद रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है, आर्टिकल 14, ये भारत के नागरिकों को किस बात की गारंटी देता है? अब ये तो सरल क्वेश्चन है, आसानी से आप आंसर कर सकते हैं क्योंकि कई बार आपने पढ़ा है। देखो, सरल और कठिन ये क्या होता है? जो क्वेश्चन हम बार बार पढ़ते हैं, हर एक जगह पढ़ते हैं, वो सरल हो जाता है। जो क्वेश्चन हम बहुत ही कम पढ़ते हैं, जब पेपर में पूछ लिया जाता है तो वही क्वेश्चन जो है कठिन हो जाता है। बस सरल और कठिन कुछ नहीं होता है, जो आप पढ़ोगे वो सारा सरल हो जाएगा। देखो, तो ये सरल क्वेश्चन है क्योंकि कई बार आप पढ़ चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, यानी विधि के समक्ष समता का अधिकार आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? मूल कर्तव्य की बात करें, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको आर्टिकल 51 का ए में जोड़ा गया है। मूल कर्तव्यों की बात करें तो टोटल 11 हैं और इसको रूस के संविधान से लिया गया है। अब यहाँ पर बात ये हो रहा है कि इसको किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो इसको साथियों 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1976 में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, आसानी से आप याद रख लोगे। एक चीज़ यहाँ याद रखना कि 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ था, इसमें केवल 10 ही मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आप बोलोगे सर 11 मूल कर्तव्य हैं? जी हाँ, 11 ही है, लेकिन ये जो 11वां मूल कर्तव्य है इसको साथियों 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, याद रखना, जो कि बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अब देखिए, प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं अध्यक्ष को मिलाकर, और इनके जो अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो करेक्ट आएगा लोकसभा के अध्यक्ष, है ना, यानी स्पीकर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी और डी सेम हो गया है, आप दोनों में से कुछ भी बता सकते हो, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी या डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर आपको याद रखना है। आगे देखिए, राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति के लिए या व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है उसे स्नातक होना चाहिए, नहीं ये जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। बाकी ऑप्शन नंबर बी में है उसे 45 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, जी नहीं, उसे कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, है ना। उसे विधायक के रूप में सेवा करनी चाहिए, ये भी गलत है, नहीं। उसे कम से कम स्नातक यानी ग्रेजुएट होना चाहिए, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
बाकी जो अलग अलग शर्तें हैं वो यहाँ पर ऑप्शन में थी नहीं। आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो भाई सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में कौन आता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण, यानी मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण है ये साथियों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के क्षेत्राधिकार में आता है। ये बात आप याद रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो देखिए भारतीय संसद की जो लोक लेखा समिति होता है और उसके जो अध्यक्ष होते हैं इसको कौन मनोनीत करते हैं? तो राइट आएगा लोकसभा का अध्यक्ष। चाहे प्राक्कलन समिति हो या लोक लेखा समिति हो, उनके जो अध्यक्ष होते हैं इसको कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कम से कम 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? इसको आप बड़े बड़े अक्षरों में नोट करके रखना, ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अनुच्छेद 20 का खंड 3 साथियों। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो अनुच्छेद 20 का खंड 3 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की जो रक्षा है वो अनुच्छेद 22, याद रखना आर्टिकल 22 में या 2 से प्रदत्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मूल अधिकार की बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो आर्टिकल देखिए अनुच्छेद जो है ना 12 से लेकर 35 तक में इसका उल्लेख है, इसका भाग 3 में उल्लेखित है, इसको यूएसए के संविधान से लिया गया है, ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यह कथन किसने कहा था? तो साथियों इस कथन को कहा था केटी शाह ने, याद रखिएगा केटी शाह, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो कि कौन से हैं? तो देखिए भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 तक में कुल 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 में। आगे देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का जो अधिकार है ये कब जोड़ा गया था? तो 1 दिसंबर 2010 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2010 याद रखना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाई राइट है अनुच्छेद 24, जो कि बताता है कि 14 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों को आप कारखानों इत्यादि जगह पर काम पर नहीं लगा सकते हैं। अनुच्छेद 23 की बात करें तो ये साथियों किससे संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 23 जो है मानव तस्करी से संबंधित है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता आदि। अनुच्छेद 17 की बात करें तो इसमें अपृष्ठता का अंत किया गया है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, देखिए भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो केवल एकल नागरिकता। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा एकल नागरिकता। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो भाई नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है कौन? तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा? संसद, याद रखिएगा संसद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो कानून के समक्ष समान अधिकार इसका या कानून का समान संरक्षण जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 14 में, अनुच्छेद 14 में, याद रखिए। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ? अब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा ये किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? माफ करना, किस संविधान संशोधन के तहत? तो याद रखिए 69वें संविधान संशोधन के तहत, 69। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो देखिए भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश राज्य का, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो देखिए भारतीय संविधान का जो भाग 2 है साथियों, भाग 2, इसमें नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष में अपनाया गया था, ये पूछा जा रहा है। याद है, देखिए 1950 में। ऑप्शन नंबर सी। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो भारत शासन द्वारा जो राजकीय चिन्ह है इसको कब एडॉप्ट किया गया यानी अंगीकृत किया गया था? तो देखिए 26 जनवरी 1950 को। याद रखिए 26 जनवरी 1950। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो देखिए भारतीय संघ के अंतर्गत किसी भी राज्य को मिलाने का जो अधिकार है वो संसद के पास होता है, पार्लियामेंट के पास। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो राइट आएगा 42वां संशोधन के तहत। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को, एक सेकंड, देखिए प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो साथियों याद रखिए करेक्ट आएगा यहाँ आपका केशवानंद भारती विवाद में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, देखिए अध्यक्षतात्मक जो शासन होता है इसका उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। याद रखिए इसका उदय हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तो साथियों याद रखिए करेक्ट आएगा पहली अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए पहली अनुसूची। भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना ये किस सूची का विषय है? तो आर्थिक योजना की बात की जा रही है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो आर्थिक योजना है ये किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। साथियों समवर्ती सूची से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा इसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? राइट आएगा 10वीं अनुसूची में। ठीक है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया? तो 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में कितने भारतीय संविधान में है अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद है भाई? तो गणना की दृष्टि से याद रखना 400 से अधिक है, मूल रूप से 395 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है ये। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 117। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो साथियों अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी। देखिए जब संविधान लागू हुआ तब कितनी अनुसूचियां थी? याद रखना जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूचियां थी साथियों, 8। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद संशोधन करके जोड़े गए 4 और अनुसूचियां, यानी वर्तमान में पूछे तो 12 अनुसूचियां हैं। देखिए संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो याद रखिएगा साथियों संविधान के किस भाग में? तो भाग 9 में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा भाग 9। आगे देखिए भारतीय संविधान का भाग 16 ये किससे संबंधित है? तो भाई भारतीय संविधान का जो 16वां भाग है ये किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्य ये किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं और जो अन्य सदस्य होते हैं ये इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया? तो भाई योजना आयोग को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा योजना आयोग। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो राइट है 1952 में। याद रखिए स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की जो पहली बैठक हुई थी ये आपका 1952 में हुआ था। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो देखिए भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार इनमें से कौन रहा था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको किसने प्रस्तुत किया था? तो साथियों राइट है जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका क्या होती है?
देखिए राज्यपाल की जो स्वस्थ भूमिका होती है वो राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष की होती है। राज्य का देखिए संवैधानिक अध्यक्ष की ये नहीं, माफी चाहते हैं, ये तो होगा ही नहीं यार। देखिए केंद्र एवं राज्य के मध्य की कड़ी होता है ना, केंद्र एवं राज्य का जो मध्य का कड़ी होता है वो राज्यपाल की भूमिका होती है या राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका होती है। तो ऑप्शन नंबर बी केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, है ना, याद रखिएगा। आगे देखिए अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। तो भाई अब तक पूछा है ना, तो अब तक याद रखना पंजाब में सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा था, 302 दिन तक, है ना, लगभग 302 दिन तक पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू रहा था। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगता है, याद रखना। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया था कहाँ? तो पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? राजस्थान में हुई थी, राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा था? तो याद रखिएगा साथियों, ये जो गांधीवादी समाजवाद है ना, ये किसका या किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा था? तो भाजपा का, बीजेपी, भाजपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो याद रखना 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, ठीक है, और राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, यानी करेक्ट आएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो याद रखिएगा बिना अनुमति के अगर 60 दिन संसद में अनुपस्थित रहें तो किसी भी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी 60 दिन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया है? तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 110 में, याद रखिएगा, आर्टिकल 110, याद रखिए 110 में। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो भाई उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो देखिए करेक्ट आएगा राज्य परिषद के, ऑप्शन नंबर ए राइट आएगा। उदारीकरण, देखिए उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई किस प्रधानमंत्री के समय में? तो भाई उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की जो नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी ये किसके समय में हुई थी? तो राइट है नरसिम्हा राव के समय में, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नरसिम्हा राव द्वारा। यहाँ पर अगर आपसे पूछे आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। आर्थिक उदारीकरण का जनक जो है ये साथियों भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, याद रखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा जो है उसको शुरू किया गया था, या आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन अलग है। तो याद रखना उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी किस प्रधानमंत्री के समय में? तो नरसिम्हा राव के द्वारा। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? तो राज्यसभा के लिए जो निश्चित सदस्य संख्या है वो है 230 और अधिकतम है 250। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 61 में, आर्टिकल 61। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है? तो संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए, और इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। फिर से पढ़िए क्वेश्चन एक बार, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं? तो भाई अनुच्छेद 111 के द्वारा। आगे देखिए निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? तो याद रखिए स्वर्ण सिंह कमेटी ने, ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण सिंह कमेटी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया वो कौन से हैं? तो एक है आपका दिल्ली और एक है पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? तो पहली अनुसूची में, ऑप्शन नंबर ए।
राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित हैं। संविधान का कौन सा भाग है जो संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेष अधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 5, ऑप्शन नंबर बी भाग 5, है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है साथियों? याद रखिए उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? तो भाई किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? तो करेक्ट आएगा संसद को, ऑप्शन नंबर बी राइट है, संसद। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? देखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो अवशिष्ट शक्तियां है ये किसे दी गई थी? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा गवर्नर जनरल या वायसराय को। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, यानी कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। और कब लागू किया गया था अगर पूछे तो 26 जनवरी 1950 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान में राज्य द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है? तो देखिए राइट आएगा 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की अंतरात्मा किसे कहा था? देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान की अंतरात्मा किसे कहा था? तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा साथियों? याद रखिए मूल अधिकार को, फंडामेंटल राइट्स को। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। याद रखिएगा राजीव गांधी के समय में, ऑप्शन नंबर सी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन तथा भत्ते दिए जाते हैं किस प्रकार से? तो भाई उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको वेतन या भत्ता जो है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष तथा कितने सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं तथा कितने सदस्य होते हैं? तो 4 सदस्य होते हैं, राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी 4 सदस्य। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो साथियों भारत में जो दलीय व्यवस्था है वो किस प्रकार की है? याद रखिए भारत में जो दलीय व्यवस्था है वो बहुदलीय व्यवस्था है साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा बहुदलीय। अगला है, सामान्यतः संसद के एक वर्ष में 3 अधिवेशन होते हैं, निम्न में से कौन सा असत्य है? तो बजट सत्र भी होता है, ठीक है, शीतकालीन सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी होता है। बसंत सत्र आपने कभी सुना है कि संसद का बसंत सत्र हुआ है? नहीं हुआ है ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। संविधान में संशोधन का लक्षण किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसका उल्लेख संविधान के भाग 20 में किया गया है, याद रखना, और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। साउथ अफ्रीका के संविधान से इसको लिया गया है। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राष्ट्रपति माना जाता है? तो दार्शनिक राष्ट्रपति जब भी पूछे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपको आंसर करना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किस राज्य की, देखिए किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक अभी मैंने आपको बताया था इसी क्लास में, उत्तर प्रदेश में है 403, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, यदि नए राज्य की स्थापना की जाए तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा? ये भी मैंने आपको बताया प्रथम अनुसूची में। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण है जो ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है? तो भाई याद रखिए संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो संघीय मंत्रिपरिषद जो होते हैं ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर ए। भारत में नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जा सकती है? तो देखिए भारत में नए राज्य की जो स्थापना है वो किसकी अनुमति से की जा सकती है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा संसद की अनुमति से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ली? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ली थी? तो देखिए करेक्ट आएगा 15/8/1947 को। यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15/8/1947 को। आगे देखिए, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किए गए थे? तो भाई याद रखिए साथियों यहाँ आपका करेक्ट आएगा नरसिम्हा राव के समय में। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किए गए? तो नरसिम्हा राव के समय में।
भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? याद रखिए सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए कौन स्थगित कर सकता है? तो भाई लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? याद रखिए स्पीकर के पास, लोकसभा अध्यक्ष के पास, है ना तो राष्ट्रपति ना तो प्रधानमंत्री, स्पीकर याद रखना, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पूर्व संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग किया जा सकता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। तो भाई लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पूर्व संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 85 का खंड 2 के तहत। अनुच्छेद 85 का खंड 2 याद रखना। कितनी बार लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पूर्व भंग किया गया है? तो देखिए करेक्ट आएगा अभी तक 6 बार, 6 टाइम्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा 6 बार। मंत्रिमंडल सचिवालय किसके अधीन होता है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय जो होता है ये साथियों किसके अधीन कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री के अधीन। ऑप्शन नंबर ए राइट है, प्रधानमंत्री। भारत की सर्वप्रथम चलती फिरती अदालत का शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो भाई भारत की सर्वप्रथम चलती फिरती जो अदालत है इसका शुभारंभ हरियाणा में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, हरियाणा। अगला है राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग अध्यक्ष कौन था? तो राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग अध्यक्ष कौन था, ये पूछा जा रहा है। याद रखिए करेक्ट आएगा जस्टिस M.K. धर, है ना, जस्टिस M.K. धर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इस समय संपत्ति का अधिकार वस्तुतः किस प्रकार का अधिकार है? तो अभी जो संपत्ति का अधिकार है ये कानूनी अधिकार है साथियों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है सरकार ने अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यवाही की? इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे भी, है ना। देखो सरकार ने अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यवाही की थी? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा साथियों। चलिए होमवर्क का क्वेश्चन एक आपका रहेगा, ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइए भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? यही आपका आज का इस क्लास का होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। अभी मैंने आपको बताया, इसका आंसर क्या आएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही में बताना ये क्वेश्चंस कैसे थे साथियों। एनटीपीसी के लिए जो क्लासेस में कराऊंगा ना, अभी से आप लगा लेना, 40 में 40 आएगा, ये 100% लिख लो, गारंटी है मेरी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।